वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम इकोनॉमी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और ये हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा है जिसमें हमने 3 पार्ट ऑलरेडी बना लिए हैं। अगर आपको आपने नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, तभी आगे के छोटे छोटे टर्म समझ में आएंगे। तो क्या है, साल भर की न्यूज़ जो जून 2019 से जून 2020 की जो भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के टॉपिक है हम उसमें डिस्कस करेंगे और इकोनॉमी बजट और सर्वे भी हम इसमें देखेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था टोकनाइजेशन सर्विस के बारे में, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में, और हमने देख लिया था कि इन्हांस एसोसिएशन सर्विस एक्सीलेंस ईज क्या होता है को, और हमने क्या क्या देखा था। हमने इक्वेटर प्रिंसिपल देखे थे, हमने ग्रीन बॉन्ड देखा था, हमने LEI कोड यानी कि लॉन्ग एंटिटी आइडेंटिफायर कोड होता है जो कि ब्लैक डी इकोनॉमी से बचने के लिए थे। तो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आज के लेक्चर में हम कुछ नए इंपॉर्टेंट टर्म्स फिर से डिस्कस करेंगे जो साल भर चर्चा में रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या होती है? अभी हम सबको पता है कि जो हमारा पेमेंट पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, तो उसके अंतर्गत हमारी UPI, भीम, QR कोड, AEPS, ठीक है, स्टार 99 हैश और IMPS, ठीक है, ये सब हम जो यूज करते हैं सर्विसेज वो इसके अंतर्गत तैयार की जाती हैं। और केवल एक बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है, उसका नाम है NPCI, ठीक है। तो नेशनल जो हमारी NPCIL बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो तैयार करते हैं। और अभी क्या हुआ NPCI के साथ, वो TBTF हो गई, यानी कि टू बिग टू फेल हो गई, उसकी कंडीशन खराब हो गई, ऑपरेट नहीं कर पा रही। इसलिए RBI ने क्या किया, NPCI के भार को कम करने के लिए वो एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को लेके आई है जो क्या करेगी, पेमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए नए रेगुलेशन बनाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए आई थी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, क्या करने के लिए, हमारी जो पेमेंट सिस्टम है जो हम भीम ऐप QR कोड के थ्रू करते, तो उसको ये ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी देखें। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए कि डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कौन सी कमेटी गठन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड किस कमेटी का गठन किया था? डू द कमेंट, ठीक है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मनी ऐप। मनी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए RBI ने लॉन्च किया है। तो क्या हुआ है इसमें, वर्ष 2016 में क्या हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण हुआ था, तो उसके बाद ही शुरू किए गए थे, जिससे करेंसी नोटों की पहचान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों को लिए। तो ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च की गई है, डिमोनेटाइजेशन हमारी 2016 में हुई थी, ठीक है। इस एप्लीकेशन के द्वारा होगा क्या, मोबाइल फोन के कैमरे का उपयोग करके करेंसी नोटों को स्कैन किया जाएगा और ये जो ऐप है किसी करेंसी नोट को वास्तविक या नकली के रूप में प्रमाणित नहीं करता है। ये इसकी कमी है कि अगर नकली या फिर कोई नोट है तो उसको आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाएगा। ये एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों ऑडियो आउटपुट भी प्रदान करते हैं और ये एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड और iOS पे भी वर्क करते हैं। तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए RBI की एक एप्लीकेशन थी, बट इसकी जो डिसएडवांटेज था कि ये रियल और उसमें जो फेक न्यूज होंगे उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सभी लोगों को पता है, कभी कभी हम लोगों को क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं वो उल्लू भी बना देते हैं, कहते हैं कि हमें कैश में ही पेमेंट करो, आप डेबिट कार्ड से मत पेमेंट करो, क्योंकि डेबिट कार्ड में हमें पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, और वो एक्स्ट्रा पैसा वो कस्टमर से ही ले लेते हैं और हमें अवेयरनेस नहीं होती और हम भी दे देते हैं। कहते हैं कि कहाँ ढूंढे ATM, कहाँ पैसा निकाले कैश, और चलो इन्हीं को दे देते, 2% ही तो लगेगा। बट ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो जो हमसे एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमसे नहीं, वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये बैंकों के ऊपर, वो ये व्यापारियों के ऊपर लगता है कि उनको देना पड़ता है, वो अपनी जिम्मेदारी कस्टमर पर जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट से भी व्यापारी खुद भी परेशान थे, तो इसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से इसको अभी 0 कर दिया गया है। ग्राहक जो UPI से रुपए का प्लेटफॉर्म यूज करके अगर पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब MDR जो लगेगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो 0 लगेगा। तो इसमें होता क्या है, जो POS मशीन होती है उससे पेमेंट करते हैं तो डिजिटली ट्रांजेक्शन लगता है, जैसे 0.6%, 0.7, तो इस तरह से एक ट्रांजेक्शन कट जाता है उनका, तो मर्चेंट को वो देना पड़ता है। तो वो
पैसा जाता कहाँ है, वो 3 पार्टी में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक बैंक, जिस बैंक का मतलब जिस बैंक पे ट्रांजैक्शन हो रही, वो एक पीओएस टर्मिनल, जो वो मशीन हमारी पीओएस मशीन यूज करते हैं, उसमें चला जाता है। एक कार्ड कंपनी में चला जाता है। तो 3 लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो अब इसके हटने से, ये जीरो के हो जाने से किसको नुकसान होगा? ऑब्वियसली इसका विरोध कौन करेगा? पीओएस टर्मिनल एंड कार्ड डेवलपमेंट कंपनी क्या कर रही है? इसका विरोध कर रही है। अब तो ये था हमारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? रिसेंटली प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया इंडिजिनस डेवलपमेंट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। मतलब अपना खुद का एक कॉमन कार्ड होगा जो टू इनेबल पीपल टू पे मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो कि हम हर तरीके के ट्रांसपोर्ट चार्ज को हम उससे दे सकेंगे। मेट्रो सर्विसेज, टोल टैक्स, ठीक है, बसेस के चार्ज, हर जगह से हर जगह केवल एक कार्ड यूज होगा। इसको नाम दिया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, जैसे कि हम सुन रहे हैं ना, वन नेशन वन कार्ड वाली जो योजना हमारी है, तो उसको भी ये फुलफिल करेंगे। द इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड वुड अलाउ द होल्डर to pay for their bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping also use, even you withdraw from money from this card। ठीक है, तो इन दिसंबर 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट हैड आल्सो लॉन्च ए कॉमन मोबिलिटी कार्ड फॉर ट्रेवलिंग इन मेट्रो ट्रेन एंड दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड क्लस्टर बसेस में दिल्ली गवर्नमेंट ने 2018 में भी ऐसा एक कार्ड लॉन्च किया था। These card, however, cannot be used for paying parking fees। बट जो ये कार्ड थे वो इस पार्किंग फीस में नहीं यूज कर सकते थे एट टोल बूथ इन कैपिटल और फॉर रिटेल। तो ये हमारा था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो इसमें थोड़ा और देखेंगे, जैसे कि नंदा नीलेकर्णी जो थे, उनकी रिकमेंडेशन पे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लाया गया था। ठीक है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इससे। एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड, ये एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड भी लेके आई है आरबीआई। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी आरबीआई लेके आई है। तो ये हमारा हो गया क्या? नेशनल कॉमन मोबिलिटी मिशन। अगले देखते हैं क्या, ये पूरा वही है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी मिशन कैसे वर्क करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करो क्योंकि ये आने वाला है पेपर में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये क्या है? पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है जो किस चीज का एस्टिमेट देगा? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिकेटर बताएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, लेबर फोर्स कितने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकालेंगे। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है वो यूज किया जाएगा। प्रोपोर्शनल और अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाएगा। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड एनुअली कितना इसमें पे कर रहे हैं एंड ऑन द क्वार्टरली बेसिस फॉर द अर्बन हाउस होल्ड। तो ये सब जो है वो हमारी क्या है? पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से पहले कौन सा था जो हम एम्प्लॉयमेंट का डेटा सही नहीं आ रहा था? तो इसके पहले भी तो होगा। एम्प्लॉयमेंट डेटा डिबेट बहुत बड़ी है। जैसे जो हमारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, अब उसका नाम चेंज हो गया है, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। एनएसएसओ को गवर्नमेंट सीएसओ के साथ मर्ज कर दिए, उसका नाम अब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ कर दिया गया है। जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा हम पहले निकालते थे उसमें केवल हम हाउस होल्ड सर्वे करते थे, यानी कि हाउस होल्ड में एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, फार्मा, इन्फॉर्म ये देखते थे। इंटरप्राइजेस सर्वे हम करते थे, उसमें हम क्या देखते थे? इंटरप्राइज में हम कंपनी का सर्वे करते थे। ठीक है, और हम एडमिन का डेटा लेते थे, जैसे कि हमें पीएफआरडी है, ईपीएफओ, ईएसआई, तो इन सब का हम डेटा लेते थे। गवर्नमेंट स्कीम का डेटा लेते थे कि कितने लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम का यूज़ किया है, नहीं किया है। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट डेटा को हम यूज़ करके अपना बताते थे। तो अब तक क्या था? अब तक एम्प्लॉयमेंट डेटा एनएसएसओ लाता था, और ये जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत आती थी। तो प्रॉब्लम ये हुई कि ज़्यादातर कंपनी जो अब रजिस्टर होती हैं वो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर होती हैं, और ये जो पुराना वाला एम्प्लॉयमेंट डेटा हम लोग निकालते थे वो फैक्ट्री एक्ट 1948 पे बेस्ड थी। तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ा। अभी क्वींड सर्वे हो गया, लेबर लॉ जो रिव्यू करेगा तो उस पर आधारित होगा।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डेटा की कमियों को दूर करने के लिए अरविंद पनगड़िया पैनल बनाया गया था 2017 में। तो उन्होंने बताया कि एक पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमें करना चाहिए, और ये वही मैंने डिस्कस किया कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ के आधार पर देखेंगे। इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वेजेस कितनी मिल रही है उनको, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या ये भी देखेंगे, और जीएसटी नेटवर्क के आंकड़े का भी यूज़ किया जाएगा। अब ईपीएफओ पीएफआरडी का यूज़ तो करते ही हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में देखी जाएंगी। तो फॉर्मर वर्कर को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो पुराने 5 साल में है तो उसको बंद करने की बात कही किसने, अरविंद पनगड़िया ने। और तो ये हमारा था पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है हमारा, ठीक है। तो इसमें कितना पार्टिसिपेशन है वो देखा जाए तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2018 एंड 2019 में 5.8% हो गई, मतलब पहले 6.1% थी 2018 में, अभी कितनी हो गई है, घट गई है, 5.8% हो गई है। उसके बाद ये डाटा तो ये बता रहा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2017-18 इवन है द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो भी बढ़ा है, कितना 36 से 37 हो गया है। द वर्क पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, वर्कर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, अभी 35.3 हो गई है, ठीक है, पहले 34 थी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कमी आई है, तो ये अच्छी बात है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इंप्रूव हुआ है इन बोथ अर्बन एंड रूरल, ये तो अच्छा बता रहा है कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट ठीक हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो ये डेटा हमारा जो है वो लेबर फोर्स सर्वे में जो डेटा दे रहा है वो ये है। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या है इसमें चैलेंजेस क्या, टू रिटेन द फॉलिंग ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2019-20 विच हैज witnessed a long nationwide lockdown between the March and June to prevent the spread of the COVID-19. तो जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। According to the monthly data from the Center for Monitoring Indian Economy, unemployment rate in India shot up significantly from 7.87 in June 2019. 23 से 48% पहले था, तो मतलब 23.4 था, तो अभी जो वो बढ़ा है वो 7.87% अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीसी अनंत पैनल। टीसी अनंत पैनल क्या होता है, टीसी अनंत पैनल क्यों है, लेबर मिनिस्ट्री सेट अप ए कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया टीसीए अनंत। देखते हैं ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे किसमें, जॉब डेटा कैलकुलेशन में एंड प्रेजेंटेशन में। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इनका भी रिकमेंडेशन ये था कि लेबर ब्यूरो जो करता था क्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, तो उसको बंद करो, और इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी टीसीए अनंत पैनल ने कि आपको एक पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लेकर आना चाहिए। उसके बाद ये क्या कहते हैं, नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, यानी कि आईआईपी तैयार होता है, जैसे कि नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, यानी कि जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो उसके लिए हम लोग नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो सरकार जीडीपी को तैयार करते समय इंडस्ट्री को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कर देती है जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जैसे एनआईसी यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसी तरह ये कह रहे हैं, अनंत पैनल का कहना है कि जिस तरह जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह एम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल एम्प्लॉयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको बनाओ। और नेशनल बिजनेस रजिस्टर, कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं ये जानने के लिए एक नेशनल बिजनेस रजिस्टर बनाओ, ठीक है। तो क्योंकि कुछ डेटा लीक हो गया था दिसंबर में, जैसे जो हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार है सुमेश झा, तो उन्होंने जीडीपी कैलकुलेशन फॉर्मेशन कुछ हेरा फेरी हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि घरेलू उपभोग जो है हमारा जो कंजप्शन होता है वो तो बढ़ा ही नहीं, तो जीडीपी कैसे बढ़ गई। तो ये डेटा लीक होने के बाद से गवर्नमेंट ने उसका अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा रिलीज ही नहीं किया।
तो इसीलिए अनंत पैनल का कमेटी जो थे उन्होंने 3 रिकमेंडेशन दी। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने भी स्ट्रेंथन करने के लिए बोला कि जो हमारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसको कंटिन्यू करो, और जो पुरानी वाली चल रही है उसको बंद कर दो, और नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जैसे होता है इन द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, उसी तरह हमको एक नेशनल एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन करना चाहिए, और एक नेशनल बिजनेस रजिस्टर बना, उस बिजनेस रजिस्टर में जो जो लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनकी डिटेल वहाँ पे होंगी। तो ये टीसीएस अनंत पैनल थी जिन्होंने पीएलएफएस को बढ़ाने के लिए बोला। नेक्स्ट देखते हैं एफआरबीएम एक्ट, ये 2003 का है एक्ट। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज शॉट फ्लेक्सिबिलिटी अंडर दिस स्कीम, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो ये क्या था 2016 में एनके सिंह कमेटी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क एज इम्पॉर्टेंट एंड वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए एनके सिंह कमेटी को सेटअप किया गया था। इनकी जो रिकमेंडेशन थी कि उनका टारगेट जो है वो फिजिकल डेफिसिट का 3% होना चाहिए ऑफ द जीडीपी इन ईयर अप टू 31 अगस्त 2020 तक। इन्होंने 3% बोला करने के लिए। ठीक है, सब्सिक्वेंटली कट इट टू 2.8% इन 2020-21 एंड 2.5% बाय 2023। इसमें क्या है कि एफआरबीएम एक्ट जो है वो पुराना है, 2003 में आया था, जिसमें फिजिकल मैनेजमेंट करने के लिए बात की गई थी। तो इसमें इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जीडीपी 3%, जीडीपी का 3% करना है फिजिकल डेफिसिट, ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि, और जो स्टेट जीडीपी होती है यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो भी 3% करो, उसको मेंटेन करो, 3% करने के लिए इन्होंने बोला था। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट वो जारी करो। आप हम सरकार को बोला कि आप मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करें। और सेक्शन 4 एक इसमें आता है जिसमें ये बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिजिकल डेफिसिट है उसको बढ़ा सकती है। कुछ कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी ना जिसमें फिजिकल डेफिसिट का आप जो टारगेट लेके चल रहे हो वो फुलफिल ना हो पाए, तब क्या करेंगे? तो कुछ ये सेक्शन 4 इसका है जिसमें उन कंडीशन को बताया जाता है। सेक्शन इसमें कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केप क्लॉज। स्केप क्लॉज के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें बताई गई जिसमें आपको छूट मिल जाती है कि आप फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा सकते हो। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसमें बढ़ा सकते हो? जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, अब युद्ध छिड़ गया तो भाई कहाँ फिजिकल डेफिसिट देखना है, खुद को बचाना है कि फिजिकल डेफिसिट देखना है। फिर नेशनल कैलेमिटी हो गई, कोई कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर, आपकी पूरी मतलब एकदम मतलब एग्रीकल्चर ही पूरी खत्म हो गई हो, स्ट्रक्चर रिफॉर्म लाने हो। ठीक है, डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ ए क्वार्टर बाय द लीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर। मतलब अभी जैसे कोविड-19 आया है तो इसके क्लॉज इसी के तहत तो केरला ने बोला कि हमको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिसके क्लॉज हम कितना यूज कर सकते हैं 0.5%। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 25.17% कम कर दिया गया। तो कैसे कम कर दिया ये अगर कोई पूछे तो स्केप क्लॉज के थ्रू कम कर दिया गया, क्योंकि एफआरबीएम रिव्यू कमेटी जो थी अनकेसिंग उन्होंने स्केप क्लॉज रखा था। तो इसीलिए जो पहले 32% था हमारा कॉर्पोरेट टैक्स उसको रिड्यूस करके 25.17% करा गया है। सरकार का रेवेन्यू जो लॉस है वो बढ़ रहा है, सरकार ने स्केप क्लॉज यूज किया है उसको कम करने के लिए। ठीक है, 2023 तक भारत सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो 2.5% करने के लिए बोला है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.8% करने के लिए इस कमेटी ने कहा है। कितना? 2.5% एफडी, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.8%। उसके बाद एक बात करें इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल की, राजकोषीय परिषद, जैसे डेप्थ अपॉन जीडीपी होता है। ठीक है, तो डेप्थ अपॉन जीडीपी सेंट्रल के लिए 40% करने के लिए बोला और स्टेट के लिए 20%। तो ये पूरा था हमारा एफआरबीएम। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 15th फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट। अभी क्या हुई है हाल ही में 15th फाइनेंशियल कमेटी की पहली रिपोर्ट आ गई है, उसकी सेकंड रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक आएगी। तो ये इसका फर्स्ट रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ है, इसकी सेकंड रिपोर्ट अभी आनी है। और ये 15th फाइनेंस कमेटी को जो चेयरमैन थे वो एनके सिंह थे, जो हमने एफआरबीएम एक्ट में देखा। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। तो ये है, अगर ये विजिबल नहीं है तो हम इसको बोल देते हैं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
15th फाइनेंस कमीशन, ये तो 100% पूछा जाएगा। तो इसने क्या क्या चीजें यूज की, तो सेंटर और स्टेट के फाइनेंस का मूल्यांकन किया इसने कि कैसे उनके बीच में जो फाइनेंस का बंटवारा करना है तो कैसे क्या क्या करेंगे। कर अंतरण का फॉर्मूला इसने बताया। आर्टिकल 275 यानी कि जो ग्रांट देते हैं वो कैसे बांटना है। स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड होता है जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज में बंटता है तो वो कैसे बंटेगा वो बताया इसने, ठीक है। और केंद्र सरकार डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट चेंज में, रेलवे में, इन विषयों पे क्षेत्र विशेष की मांग देखते हुए किस प्रकार उसका एक्सपेंडिचर करेगी, तो ये सब 15th फाइनेंस कमीशन ने देखकर पूरा बनाया है। जो राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी लेके आई है। तो इसने पॉपुलेशन कंट्रोल, डिजास्टर, पीएफएमएस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पावर सेक्टर का लॉस, इन राज्यों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिनमें डिजास्टर वाली प्रॉब्लम है। तो जो 15th फाइनेंस कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें टोटल टैक्स डेवल्यूशन जो है वो 41% का था, ठीक है, 41% का था। इसके पहले कितना परसेंट था, 42% था। तो 41% क्यों किया गया है, क्योंकि अभी जो हमारा JNK था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इन दोनों को क्या बनाया गया, यूटी बना दिया गया है, ठीक है। तो राज्य तो कम हो गया ना हमारा, पहले एक राज्य था अब 2 यूटी बन गए तो एक राज्य कम हो गया, इसलिए 1% यहाँ पे हमने कम कर दिया, क्योंकि उसको तो पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसलिए जो टैक्स हमने, जो पैसा हम देंगे स्टेट को वो पहले 42% था, अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है 2020-21 में उसने 41% कर दिया गया। क्या चेंज किया है, क्या चेंज नहीं किया, ये देखते हैं। पहला हमारा क्राइटेरिया फॉर डेवोल्यूशन का इनकम डिस्टेंस है। इनकम डिस्टेंस जो 14th फाइनेंस कमीशन में थी वो 50% थी, अभी 45% हो गई है, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस देखेंगे 45 है। और पॉपुलेशन में हमेशा मतलब ये डिस्प्यूट होता था साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में। साउथ इंडियन बोल रहे थे कि आप पहले वाली पुरानी वाली लेकर चलो, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो उसमें ज़्यादा थी, अभी तो हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। बल्कि जो नॉर्थ इंडियन के स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल नहीं की है, और अगर आपने पॉपुलेशन 2011 को लेकर के चले तो हमें रेवेन्यू कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो कम है। तो इस डिबेट में आफ्टर ऑल 15th फाइनेंस कमीशन ने कौन सा माना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 माना है, मतलब उनकी बात नहीं मानी साउथ इंडियन की, लेकिन उनको कुछ इंसेंटिव दिए हैं, तो आगे हम देखेंगे। तो इसमें जो है 71 मतलब 14 फाइनेंस कमीशन थी, उसने पॉपुलेशन 1971 को कंसीडर किया था 17.5%। यहाँ पे देखो 15 में कुछ नहीं है, इसको नहीं लिया गया है। और पॉपुलेशन 2011 की इसने 15% लिया है, पहले 10 थी अब 15 बढ़ा दिया गया। यानी कि पॉपुलेशन अगर पूछे कि 1971 यूज किया है 2011, तो 2011 में वेटेज किसका है 15%। एरिया जो क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो अलायंस को हम बांटते हैं वो भी 15% पहले भी था अभी भी था। फॉरेस्ट कवर पहले 7.5% का था, अभी इसको हटा दिया गया। बट इस फॉरेस्ट कवर की जगह 3 चीजें ऐड की गई हैं। कौन कौन सी, फॉरेस्ट और इकोलॉजी जो कि 10% है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है वो 12.5% का है। और टैक्स इफर्ट जो है, जहाँ टैक्स कलेक्शन जिसका अच्छा रहेगा उसमें 2.5% का मिलेगा, तो पूरा ये 100 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं थी। तो नीचे वाली 3 चीजें 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं थी। क्या क्या, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स का इफर्ट, ये जो है वो इस बार है 15th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। तो ये हो गया। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो 1971 की घटा दिया। एरिया जो है वो हमारा सेम है। तो ये था हमारा 15th फाइनेंस कमीशन की पहली रिपोर्ट। और दूसरी कब आएगी, 30 अक्टूबर तक आएगी। नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी बनाया गया है कि अगर कभी डिजास्टर आ जाता है तो उन राज्यों को अलग से फंड दिया जाएगा। ऑफ बजट की जानकारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। आप सबको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से ज्यादातर खर्चा करती है अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए, ऑफ बजटिंग फाइनेंस करती है। ऑफ बजटिंग फाइनेंस क्या कहाँ से होती है, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती है उनसे फाइनेंस करती हैं। टैक्स फ्री डिफेंस बॉन्ड जारी किए गए हैं इसमें कि टैक्स फ्री डिफेंस बॉन्ड, ठीक है। और जीएसटी कंपनसेशन का पैसा राज्यों को दो ऐसा रिकमेंड किया है, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो प्रोडक्शन स्टेट को नुकसान होता है और जो कंजप्शन स्टेट होता है उनको उसका फायदा मिलता है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहाँ पे जो यूज करेगा डेस्टिनेशन पर वहां पे उसको फायदा हुआ। तो जो प्रोडक्शन स्टेट है जैसे गुजरात, तमिलनाडु, तो ये हमेशा जीएसटी
में हमेशा नाराज रहते हैं कि ये भाई हमको लॉस हो गया, जो कि प्रोडक्शन स्टेट पे तो ये लगता ही नहीं ना। जीएसटी कंपल्सरी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो वो कंजप्शन स्टेट को फायदा देता है, तो प्रोडक्शन स्टेट नाराज रहते हैं, तो उनको कंपनसेशन देने की बात कही गई है इसमें 15th फाइनेंस कमीशन में। सेस जो लगा हुआ, आप जीएसटी को कंपनसेशन करने के लिए सेस लगाती है, तो सेस तो वैसे भी लगाती है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से फिर से स्टेट त्राही मचा रहे हैं कि भैया हमें कंपनसेशन नहीं दिया, हमें कंपनसेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये सेस लगा सकती है, अभी कोविड-19 सेस क्या पता लगा दे। ठीक है, वो और बहुत सारे तो वैसे भी लगाती है। तो ये इतना था हमारा आज का। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी देखेंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड क्या होता है। ठीक है, अखिलेश रंजन पैनल की रिकमेंडेशन क्या थी, और मल्टीलैटरल कन्वेंशन क्या होते हैं, सबका विश्वास स्कीम जो आई थी इस बजट में वो, और विश्वास से विवाद स्कीम। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही। आज हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने 15 फाइनेंस कमीशन देखी। ठीक है, कि 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या क्या थी। अरविंद पनगड़िया पैनल में हमें बोला PLFS करने के लिए, यानी कि पीरियड लेबर फोर्स सर्वे करने के लिए बोला, तो हमने वो देखा कि पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है। ठीक है, और हमने एम्प्लॉयमेंट पुराना हमने कैसे निकालते थे, अभी पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कैसे निकालते, तो इस पे डिबेट पे हमने बात करी। और हमने क्या देखा, और हमने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाई, यानी कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्यों बनाई थी, जो NPFC थी, जो सारे पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट एक्ट था 2007 के अंतर्गत काम करती हैं, जैसे UPI भीम, तो उसके लिए एक NPCI ही केवल काम कर रही थी, तो वो अब फेल हो रही है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लेके आए हम लोग। तो मोबाइल मनी ऐप हमने देखा। ठीक है, तो MDR देखा हमने, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।